सर्दियों का मौसम था और कड़कड़ाती हुई ठंड में बारिश अपना कहर दिखा रही थी। चंदन सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठा एक डंडे से रजाई को ढूंढ रहा था। उसके पास सिर्फ 2 बोरों में रुई और एक बनी हुई रजाई थी और 2 बोरे थे जिन्हें वह चटाई की जगह इस्तेमाल करता था। काम खत्म करके वो अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आज बहुत ठंड है, बाहर बारिश भी हो रही है। पता नहीं इस बार कितनी सर्दी पड़ेगी। अच्छा ही है, हमारे लिए तो सर्दी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। सही कह रहे हैं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। दुर्गा चंदन की पत्नी है जो उसका हर सुख दुख में साथ देती आ रही थी, पर अब उम्र ज्यादा होने के कारण वो अक्सर बीमार और कमजोर थी। चंदन जो भी कमा कर लाता उसी में वो लोग अपना गुजारा कर रहे थे। चंदन की एक पोती भी थी जो उन्हीं के साथ रहा करती, जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा एक समझदार 7 साल की बच्ची थी जो कि अपने दादा दादी का बहुत ख्याल रखती और उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम स्नेहा का ख्याल रखना। आज ठंड बहुत ज्यादा है, आप दुकान मत जाइए। तुम तो जानती हो दुर्गा कि जो मैं रोज कमाता हूँ वही खाते हैं हम। जानती हूँ मैं, पर आप बाहर भी तो देखिए, आज फिर से बारिश आ रही है। आपको ठंड लग गई तो? तुम परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। अपना और स्नेह का ध्यान रखना। ध्यान तो रखती हूँ, पर कभी कभी मुझे स्नेहा के लिए बहुत बुरा लगता है। छोटी सी बच्ची है, क्या कसूर था इसका जो भगवान ने उसे इतनी बड़ी सजा दी। भगवान की यही मर्जी थी दुर्गा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं कभी भी वो रात भूल नहीं सकती हूँ जी, जब मेरा बेटा और बहू एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और उनका देहांत हो गया। वो रात हम सब के लिए ही ना भूलने वाली रात है। ऐसा बोलकर चंदन वहाँ से दुकान के लिए निकल जाता है और दुर्गा भी घर के कामों में लग जाती है। दुर्गा काम कर ही रही थी कि स्नेहा आकर उससे बोलती है, दादी दादी मैं बाहर खेलने के लिए जाऊँ? नहीं बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। पर दादी मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे खेलने जाना है। बेटा आज मत जाओ, कल तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए नया स्वेटर ले आएंगे, उसे पहनकर बाहर जाना, उससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। दुर्गा के समझाने पर स्नेहा मान जाती है। अच्छा ठीक है दादी जी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे सर्दी और भयानक रूप ले रही थी। स्नेहा के बुजुर्ग दादा दादी कैसे न कैसे करके अपने दिन काट रहे थे, पर वहीं कभी स्नेहा को किसी भी स्थिति का एहसास नहीं होने देते। स्नेहा जो बोलती वो कैसे न कैसे करके उन्हें ला कर देती। फिर एक दिन चंदन शाम को घर आता है। आज बहुत जल्दी आ गए आप दुकान से। आज कोई भी ग्राहक नहीं आया? कोई बात नहीं, भगवान हमारे साथ है। भगवान हमें कभी भी भूखा नहीं सोने देंगे। सही बोल रहे हो तुम, पर मेरी परेशानी की वजह वो नहीं है। फिर क्या बात है? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तुम्हें मैंने बताया था ना, जहाँ मैं दुकान लगाता हूँ उसके सामने भी रजाई की एक बहुत बड़ी दुकान है। जिसकी दुकान है उसने मुझसे अपनी दुकान हटाने के लिए बोला तो काफी दिन से है, पर आज कुछ ज्यादा बदतमीजी की उन लोगों ने मेरे साथ। जब इतनी बड़ी दुकान है उन लोगों की, तो उन्हें हमारी छोटी सी दुकान से क्या परेशानी है? भगवान ही जाने क्या परेशानी है। चंदन जहाँ अपनी दुकान लगाता था उसके सामने एक रजाई की बड़ी सी दुकान थी, जिसका मालिक अक्सर चंदन को वहाँ से अपनी दुकान हटाने के लिए बोला करता। पर उसके साथ आज दुकान के मालिक के बेटे राहुल ने बहुत बदतमीजी की थी और चंदन को धमकी भी दी थी, पर चंदन नहीं माना। और फिर दूसरे दिन भी चंदन ने वहीं जाकर अपनी दुकान लगाई। चंदन दुकान लगा ही रहा था कि उसे राहुल ने देख लिया और देखते ही आग बबूला हो गया। आज फिर से एक बुड्ढे ने दुकान लगा ली, इसकी दुकान तो मैं लगवाता हूँ। ऐसा बोलकर राहुल कुछ लड़कों को बुला लाता है और सबको लेकर चंदन के पास जाता है। ओ बुड्ढे, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरी दुकान के सामने अपना ये कबाड़ा मत सजाना। बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मैं यहाँ दुकान नहीं लगाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कहीं भी जाओ भूखे मरो, पर मेरे दुकान के सामने तुम अपनी दुकान नहीं लगा सकते। ऐसा बोलकर राहुल और उसके साथ आए हुए लड़के चंदन की दुकान हटाने लगते हैं और सभी सामान को रोड पर फेंक देते हैं। चंदन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं रुकते और सारा सामान फेंक देते हैं। चंदन रोने लगता है। चंदन को रोता हुआ देखकर वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तुम लोगों ने ये क्या किया? मेरा सामान फेंक दिया, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं क्या करूँगा? जहाँ जाना है जा, पर यहाँ दोबारा नजर मत आना। ऐसा बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। चंदन रोते रोते अपने घर आ रहा होता है, तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे कि उसका देहांत हो जाता है। ये बात जब दुर्गा को पता चलती है
नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान मेरे साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकते। क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही हो? बेटा, तेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। हम कहाँ जाएंगे अब, हम क्या करेंगे? दादी आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना। दुर्गा को अपने पति चंदन के मर जाने का सदमा लग जाता है, जिस कारण वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। अब बेचारी स्नेहा एक तरफ दादा के जाने का गम और दूसरी तरफ दादी की ऐसी स्थिति, उस छोटी सी बच्ची की तो जैसे मानो दुनिया ही उजड़ गई हो। स्नेहा बहुत रोती है और सोचती है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिससे भी मैं प्यार करती हूँ आप उसे छीन लेते हो। पहले मेरे माँ बापा को मुझसे छीन लिया, अब मेरे दादाजी को भी छीन लिया और दादी की ये हालत कर दी। अब मैं क्या करूँगी? ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और 7 साल की स्नेहा अपनी दादी का ठंड में जैसे तैसे ख्याल रखती है, पर वो इतने गरीब होते हैं कि उनके पास ना पहनने के लिए अच्छे स्वेटर थे और ना ही ओढ़ने के लिए कोई रजाई। इतनी कड़ाके की ठंड हो रही है, ऐसे में ना स्वेटर है और ना ही कोई रजाई। दादी का ध्यान कैसे रख पाऊंगी? उनकी हड्डियां तो कमजोर है, उनको ठंड पकड़ लेगी। स्नेहा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपने दादाजी के सामान पर पड़ती है, जिसमें एक रजाई थी जो एकदम नई और बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर स्नेहा सोचती है, ये रजाई किसकी है? दादाजी ने तो कभी भी इस रजाई का कोई जिक्र नहीं किया। हो सकता है ये हमारे लिए बनाई हो। धन्यवाद दादाजी, काश यहाँ पर एक स्वेटर भी मिल जाती तो मैं अपनी दादी को ठंड से बचा सकती थी। स्नेहा ऐसा सोचती है कि तभी उसके सामने एक स्वेटर भी आ जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि उसने स्वेटर मांगा और स्वेटर आ गया। अरे ये स्वेटर कहाँ से आया? ये स्वेटर मैंने दिया है। मैं कोई आम रजाई नहीं, एक जादुई रजाई हूँ। स्नेहा को यकीन नहीं होता कि जो भी वो देख रही है वो सच है। वो कोई आम रजाई नहीं बल्कि जादुई रजाई है। ये रजाई तो जादुई है, तुम कहाँ से आई? मुझे तुम्हारे दादाजी ने बनाया है। जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे बनाया था तो उन्हें एक पंडित ने आशीर्वाद दिया था, जिस वजह से मैं एक जादुई रजाई बन गई। ये दादाजी ने जरूर मेरे लिए ही बनाई होगी। धन्यवाद भगवान जी। और दादाजी आपको भी धन्यवाद, आपने मरने के बाद भी हमारा ख्याल रखा। फिर स्नेहा उस रजाई से जो भी मांगती है उसके सामने आ जाता है। धीरे धीरे स्नेहा की दादी की स्थिति भी सही हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन साथ में बिताते हैं। चंदन अपने परिवार के साथ रामगढ़ नाम के गांव में रहा करता था। चंदन एक किसान था और वो खेती करता था और जो खेती करके कमाता उसी से उसका गुजारा होता। चंदन की बीवी अनीता बहुत समझदार थी और उनकी एक बेटी भी थी जो कि 5 साल की थी और उसका नाम अंजलि था। पापा आ गए, पापा आ गए। हाँ बेटा। क्या हुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं। इस बार भी कोई मुनाफा नहीं हुआ, गाल बहुत कम दामों में गया है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? इस बार दाम कम गए हैं तो अगली बार बढ़ जाएंगे। 2 साल से घटे ही जा रहे हैं और तुम कह रही हो मैं परेशान ना हूँ। अगर ऐसे ही रहा तो हम तो सड़क पर ही आ जाएंगे और अंजलि बिटिया का भविष्य भी तो है। आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक कर देगा, उस पर भरोसा रखिए। हाँ पापा, मम्मी सही बोल रही है, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और चंदन की खेती में उसे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। वो बहुत परेशान था। ये देखकर अक्सर अनीता भी परेशान हो जाती थी। फिर एक दिन अनीता की सहेली सीता उससे मिलने आती है। अनीता बहन कहाँ हो? सीता तुम इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? अरे बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा तो उसे मिलाऊं। अरे ये तो बहुत अच्छा किया, आओ बैठो। कैसी हो तुम, पहले ये बताओ। मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? गरीबी के थपेड़े तुम्हारे मुँह पर अलग ही लगे हुए दिख रहे हैं। अरे क्या बताऊं सीता बहन, बहुत बुरा हाल है। चंदन जी को खेती में कोई लाभ नहीं हो रहा और लागत बहुत ज्यादा हो रही है। अब खेती में कोई लाभ नहीं हो रहा तो खेती छोड़ क्यों नहीं देती? ये क्या कह रही हो? खेती छोड़ देंगे तो करेंगे भी क्या ना? अरे काम तो बहुत है अनीता, एक बार खेती छोड़ो तो उसके बाद बहुत काम है करने के लिए। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं बात करूंगी चंदन जी से। और तुम बताओ क्या खाओगी? अरे मैं तो तुम्हारे हाथ का चिकन सूप पीऊंगी। तुम्हें याद है ना तो कितना बढ़िया चिकन सूप बनाती हो। हाँ मैं अभी बना कर लाती हूँ, तुम बैठो। अनीता किचन में जाकर सूप बना कर लाती है। ये रहा तुम्हारा चिकन सूप। अनीता तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है, सूप तो बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। तुम्हें अच्छा लगा और ले लो। वही पहले जैसा स्वाद है, बहुत अच्छा है अनीता। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम सूप की ही दुकान खोल लो। तुम इतना स्वादिष्ट सूप बनाती हो, लोगों को बहुत पसंद आएगा। उसके लिए भी तो पैसे की जरूरत होगी ना सीता।
अरे उसकी टेंशन मत लो, सरकार किसानों को लोन देती है, तुम वहाँ से लोन ले लो और सूप का कारोबार शुरू कर दो। सीता तो सूप पीकर वहाँ से चली जाती है और अनीता पूरे दिन सीता की बात के बारे में सोचती रहती है। और जब शाम को चंदन घर आता है तो वो चंदन को भी बताती है। सूप बेचने वाली बात सुनकर चंदन सोच में पड़ जाता है, पर अनीता के बहुत समझाने के बाद चंदन मान जाता है और बोलता है, देखो अनीता, मैं कोई लोन नहीं ले सकता। पहले तो वो लोग प्यार के नाम पर कुछ नहीं लेते, पर बाद में वो परेशान करते हैं। हमें कहीं और से पैसों का बंदोबस्त करना होगा। चंदन जी, इतना पैसा कौन हमें उधार देगा? सबको हमारी हालत के बारे में पता है। हाँ, ये बात तो है, पर मैं लोन नहीं ले सकता। चंदन जी, एक काम करो, मेरे जो जेवर हैं उन्हें गिरवी रखकर आप पैसे ले लो, उससे कारोबार शुरू कर लो और बाद में आप मुझे वो जेवर छुड़वा कर दे देना। नहीं अनीता, जेवर तुम्हारे अपने हैं, मैं उन्हें नहीं ले सकता। चंदन जी, आप जेवर गिरवी रख दीजिए ना, बाद में आप मुझे नए और जेवर दिला देना। अनीता के बहुत कहने पर चंदन जेवरों को गिरवी रख देता है और उससे जो पैसा मिलता है उससे वो सूप बेचने का कारोबार शुरू करता है। और धीरे धीरे ठंड का मौसम आता है। ये दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी और चंदन को सुबह सुबह उठकर सूप बेचने जाना होता है। चंदन जी, आज तो बहुत ठंड है, आप सूप बेचने कैसे जाएंगे? अनीता, भगवान से प्रार्थना करना, आज सूप बेचने का पहला दिन है। ठंड है तो क्या हुआ, जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा कहकर चंदन सूप लेकर घर से निकल जाता है और गली गली सूप बेचता है। सूप ले लो, सूप ले लो, 10 रुपए प्लेट, सूप ले लो। चंदन गली गली सूप बेचने तो जाता है, पर उसका एक प्लेट भी सूप नहीं बिकता और वो मायूस होकर ठंड में सिकुड़ता हुआ घर आ जाता है। अनीता, अंजलि, कहाँ हो तुम दोनों? चंदन जी, आप आ गए, क्या हुआ? आप मायूस क्यों लग रहे हैं? पापा मेरे लिए सूप लेकर आए हो ना? हाँ बेटा, बहुत सूप है, जाओ जाकर खा लो। क्या हुआ जी, सूप बिका नहीं? अनीता, आज एक प्लेट भी सूप नहीं बिका। अगर ऐसे ही रहा तो क्या होगा? आप परेशान मत होइए, आज तो आपका पहला दिन था ना, इसीलिए आप फिर से कल से जाना, देखना सूप जरूर बिकेगा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं हमारे पैसे न डूब जाएं। ऐसा मत बोलिए, आप कोशिश करेंगे तो भगवान हमारा साथ जरूर देगा। पापा, आप कल फिर से जाना, आप ही तो सिखाते हैं ना। अगर एक बार एग्जाम अच्छा ना हो तो मेहनत करनी चाहिए। आप इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो? ठीक है अनीता, कल तुम फिर से सूप बना कर देना। मेरी बेटी बोल रही है तो मैं जरूर जाऊंगा। और दूसरे दिन चंदन फिर से सूप बेचने जाता है। बाहर इतनी ठंड होती है, फिर भी चंदन सुबह सुबह सूप लेकर निकल जाता है। सूप ले लो, सूप ले लो, चिकन सूप ले लो, सिर्फ 10 रुपए, सूप ले लो। भैया, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? इतनी ठंड में सूप बेचने निकले हो? ठंड तो है साहब, पर कर भी क्या सकते हैं, परिवार को पालने के लिए काम तो करना पड़ता है ना। ये बात तुमने सही कही। वैसे सूप कितने रुपए प्लेट है? सिर्फ 10 रुपए प्लेट है। अच्छा भैया, 2 प्लेट दे दो। सर्दियों में गरम गरम सूप पीने का मजा ही कुछ और है। सही कहा। वो 2 प्लेट सूप चंदन को दे देता है और धीरे धीरे चंदन के सारे सूप बिकने लगते हैं। ये सब देखकर चंदन का भाई रमन बहुत जलन महसूस करता है, जो कि छोटा था और बहुत लालची था। रमन का घर उसके पड़ोस में ही था और कुछ दिनों पहले उसकी नौकरी भी छूटी होती है, तो वो घर में ही रहता है। रमन अपनी बीवी को चंदन के घर रोजाना भेजता। रमन से उसकी कामयाबी झेली नहीं जा रही थी। एक दिन रमन की पत्नी शीला अनीता से कहती है, अरे भाभी, आपको पता है रमन की नौकरी नहीं है अब तो क्या आप मुझे सूप बनाना सिखाएंगी? रमन भी सोच रहे हैं भाई साहब के साथ जाकर सूप बेचने का काम शुरू कर दे। हाँ, ये सही रहेगा, इससे चंदन को भी मदद मिल जाएगी। मैं तुम्हें चिकन सूप बनाना सिखा दूंगी। धीरे धीरे शीला भी अनीता से चिकन सूप बनाना सीख लेती है और अपने पति को सूप बनाकर देने लगती है। अब दोनों भाई मिलकर सूप बेचने लगते हैं। उनकी बिक्री भी अच्छी होती है, दोनों का सारा सूप बिक जाता है। फिर घर आकर वो दोनों पैसों का बंटवारा करते हैं। भाई, ये पैसे तो बहुत कम है, मैंने सारे पैसे आगे किए तुम्हारे सामने ही। भाई, आपको चिकन सूप महंगा करना होगा, ऐसे तो हमारी कोई बचत ही नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसे ही सही है, मैं ज्यादा लालच नहीं करता। ऐसा कहकर चंदन तो वहाँ से चला जाता है, पर रमन को वो पैसे देखकर अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कि इतना महंगा तो हमें चिकन मिलता है और उसमें भी भैया सिर्फ 10 रुपए प्लेट बेचते हैं। अब से वो अलग बेचने जाएगा और वो एक तरकीब लगाता है। वो सूप में चिकन की जगह कौवे का मीट इस्तेमाल करता है और चंदन से सस्ता सूप बेचने लगता है। सूप ले लो, 8 रुपए प्लेट, सूप ले
ले लो 8 रुपए प्लेट। 8 रुपए प्लेट सुनकर सारे कस्टमर रमन से ही सूप लेकर पीने लगते हैं और आज चंदन का एक प्लेट भी सूप नहीं बिकता और चंदन परेशान होकर घर आता है। आज भी आपकी एक भी प्लेट नहीं बिकी। तुम्हें पता है रमन 8 रुपए प्लेट बेच रहा है और कम दाम सुनकर सारे कस्टमर रमन से ही सूप लेते हैं। पर इतना सस्ता सूप कैसे बेच सकते हैं रमन भैया? चिकन भी तो लाना होता है, लागत भी तो होती है, तो बचत क्या होती होगी? मैं जानता हूँ रमन कोई हेर फेर कर रहा है। चंदन सोचता है रमन इतना सस्ता सूप कैसे बेच सकता है। वो सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि रमन कौओं को पकड़ रहा था और चंदन समझ जाता है कि वो चिकन की जगह कौए का सूप लोगों को बेच रहा है और इसकी शिकायत वो पुलिस में जाकर कर देता है। रमन और शीला को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जिसके बाद चंदन का सूप फिर से बिकने लगता है और धीरे धीरे उसे इतना मुनाफा होता है कि वो अपनी चिकन सूप की दुकान खोल लेता है।